हेलो गाइस। तो ये यूनिट एंड डायमेंशन एंड Newsbreak. इतना जो टॉपिक है वो यूनिट्स का है। अब यहाँ तक जो है वो डायमेंशन का है। यहाँ से एरर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये तीन टॉपिक में टॉपिक्स हैं ये सब। ठीक है, तो इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन आएगा। 3 क्वेश्चन आ रहा है ना, जहाँ पे एक क्वेश्चन कंफर्म होता है, 2 या 3 यही आता है। देखो, मतलब 2 या 3 इसी तरह से आता है। तो एक क्वेश्चन कंफर्म होता है इंस्ट्रूमेंट से, जैसे वर्नियर कैलिपर। इसके हम लोग टोटल 200 से 300 क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन कंफर्म होता है, या तो वो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछ रहा है तो एक क्वेश्चन डायमेंशन से पूछ देगा, और अगर वो 3 पूछ रहा है तो एक क्वेश्चन तो डायमेंशन से पूछेगा ही, एक क्वेश्चन कंफर्म होता है एरर से। ठीक है, तो ये एज अ हाई वेटेज टॉपिक देखा जाए तो कंफर्म एरर्स। तो ये हो गया, ईएम वेव्स हो गया, मॉडर्न हो गया, सेमी हो गया, ये और यूएनडी हो गया। ये सब हाई वेटेज टॉपिक है, मतलब कम पढ़ के और बहुत अच्छा अच्छा नंबर आ जाता है। तो इन सब में किसी भी तरह से गलत नहीं होना चाहिए, चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो आज हम लोग पहले रेस निपटाएंगे, उसके बाद ग्लैंस निपटाएंगे। तो रेस में हम कैसे करेंगे कि पहले सारा टॉपिक्स जो है ना वो कवर करेंगे रेस के क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, फिर ग्लैंस के क्वेश्चन हम लोग लगातार करते जाएंगे। देखो, ये यूनिट से आज नोट्स पहले से ही चिपका रखा हूँ, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होता है बेमतलब का। तो हम लोग शुरू करते हैं यूनिट से। अब देखो, यूनिट का पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ना, जिस क्वांटिटी को भी तुम मेजर कर लो वो कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। ये दो तरह का होता है, फंडामेंटल और डिराइव। ठीक, देखो ये 5 kg है, तो ये जो केजी हुआ ना ये हुआ यूनिट। ठीक है, तो किसमें तुम इस 5 को मेजर कर रहे हो, 5 मीटर, तो ये मीटर हुआ यूनिट। तो तुम जिस चीज में पे मेजर कर रहे हो ना वो तुम्हारा होता है यूनिट। ठीक है, वही चीज बोल रहा है। अब वो दो तरह का होता है, या तो वो फंडामेंटल हो सकता है या तो वो डिराइव्ड हो सकता है। ठीक है, तो फंडामेंटल या फिर डिराइव। तो देखो, जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के 7 एग्जांपल हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, याद करना होता है। ठीक है, ये याद कर लेना। तो देखो, मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर। ठीक है, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, हाँ देखो, अब क्वेश्चन आ गया। रेस का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हम लोगों ने पढ़ा टेम्परेचर होता है, करंट होता है, लेंथ होता है, प्रेशर नहीं होता है। प्रेशर को तुम क्या लिखोगे बताओ? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई लेंथ का दी होल स्क्वायर, और एक्सेलरेशन को भी लिखो तो m इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। इस तरह से लिखोगे तो ये डेराइव हो रहा है ना इससे, इस वाले फॉर्मूला से डेराइव हो रहा है। ये हुआ इसका डायमेंशन, समझे? तो ये जो प्रेशर है वो यहाँ से डेराइव हो रहा है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल। विच ऑफ द फ्लोइंग इज न्यूक्लियर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये लर्न कर लो। दूसरा क्वेश्चन ये है, इसे लर्न कर लो। इसका आंसर होता है बार। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनिट। तो यूनिट का कौन करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है? तो जो न्यूटन होता है ना वो ये उसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, फोर्स का। ठीक है, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, लेकिन उसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि न्यूटन को क्या लिखते हैं, एन से। ठीक है, सेकंड को क्या लिखते हैं, एस से। ठीक है, तो इसका ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा? चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट इन एसआई सिस्टम। तो फंडामेंटल यूनिट कौन नहीं है एसआई सिस्टम में?
तो फंडामेंटल यूनिट बताओ कौन नहीं है? तो एम्पियर तो करंट का हो जाता है, कैंडेला लुमिनस इंटेंसिटी का हो जाता है, केल्विन टेम्परेचर का हो जाता है, तो बचा तुम्हारा पास्कल। ठीक है, अब देखो, अब यूनिट हो गया कंप्लीट, अब डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब डायमेंशनल फॉर्मूला में मैं 2-3 डायमेंशनल फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, तो बाकी सब तो कोचिंग्स में बताया ही जाता है। यंग्स मॉडुलस हो गया, ठीक है। सेकंड, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया। थर्ड, स्टीफन कांस्टेंट हो गया। ठीक है, यंग्स मॉडुलस हो गया, ये हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया। मैं सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा, आप लोग सब उससे डिराइव कर लेना, क्योंकि ये तो हर बच्चे को आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो ये के है ना, यही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ई, जो ई है वो एनर्जी है। स्टीफन कांस्टेंट में ये जो पी है वो पावर है। ठीक है, ये तुम्हारा स्टीफन कांस्टेंट है, सिग्मा। ठीक है, तो इतना कर लो, हो गया। बाकी सब जो भी क्वेश्चंस में आएगा वहां देख लेंगे। अब देखो, यहाँ पे ना कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, डायमेंशन को कैलकुलेट करने का। देखो, पहला रूल क्या है डायमेंशन को कैलकुलेट करने का, कि सेम क्वांटिटी को तुम ऐड कर सकते हो। देखो, जैसे कि मान लो तुम सेम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो, इसका मतलब है कि जैसे कि 2 kg है और 2 मीटर है, तो ये ऐड नहीं होगा। ठीक है, 2 kg है और 2 kg है, ये 4 kg होगा। ठीक है, तो ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ओनली जिसका जिसका यूनिट या डायमेंशन सेम होगा, वही ऐड होगा। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर क्या कह रहा है, ईच टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन हैव सेम डायमेंशन। देखो, जैसे कि ए इज इक्वल टू बी प्लस सी है, तो जो LHS का डायमेंशन होगा ना, वही RHS का डायमेंशन होगा। ठीक है, तो ये रूल है डायमेंशन का। अगर ऐसा नहीं है, अगर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है, तो आपका फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। ठीक है, देखो, तो यहाँ पर जो ए है वो तो बी के बराबर है। ठीक है, क्योंकि यही बोल रहा है LHS इज इक्वल टू RHS, और बी और सी दोनों तो बराबर होगा, तो ये क्या हो गया, अगर ए बी के बराबर है तो ए सी के भी बराबर है, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो गया डायमेंशन के टर्म में। अब हम लोग यहाँ पे डायमेंशन लेस क्वांटिटीज देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है जिसका सेम डायमेंशन है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसका भी सेम डायमेंशन है, जैसे एंगल हो गया, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो, ये सब मैथमेटिकल कांस्टेंट है, तो ये भी डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी का मतलब है ना 1। ठीक है, ठीक है, अब देखो, जैसे कि एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लॉगरिदम, तो देखो जैसे कि log x इज इक्वल टू 1, तो log x है, तो x इज इक्वल टू 1, x का जो ये होगा ना, जैसे कि log फोर्स है, ठीक है, log f है इज इक्वल टू 1, तो f का जो डायमेंशन, मतलब f नहीं, कुछ भी यहाँ पे ले लो, जैसे कि 2x ले लिए, तो 2x का डायमेंशन जो हो गया वो 1 के बराबर हो गया। ठीक है, वैसे ही साइन थीटा में जो थीटा का टर्म्स है ना, इसका डायमेंशन 1 हो जाता है। वैसे ही e का पावर x में जो ये x है, इसका डायमेंशन 1 हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग रूल्स पढ़ लिए, और अब हम लोग एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन में जो पहला एप्लीकेशन है वो ये है कि एक क्वांटिटी रहेगा, इस वाले एप्लीकेशन को ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, एक क्वांटिटी रहेगा और वो 2-3 क्वांटिटी में उसको कन्वर्ट करना रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पर है, ये AIPMT 2005 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो है वो सरफेस टेंशन को एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में तुम्हारा कंपेयर करना है। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले जब भी ये रहे ना, तो तुम सरफेस टेंशन लिखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखो, जिसके भी टर्म्स में उसको कैलकुलेट करना है, जैसे कि एनर्जी के टर्म में करना है,
तो जो भी पहले लिखो उसको ए लिख दो, वेलोसिटी के टर्म में करना है बी लिख दो, और टाइम के टर्म में करना है तो सी लिख दो। ठीक है, अब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाई एल, तो ये हो गया एम टी माइनस टू। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, वेलोसिटी का तो सबको पता है एल टी माइनस वन, सरफेस टेंशन का ये है एम टी माइनस टू। ठीक है, और एनर्जी है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू का पावर ए। ठीक है, फिर वेलोसिटी का है एल टी माइनस वन का पावर बी, और इसका टी का पावर सी। ठीक है, तो अब सबसे पहले ना यहाँ पर मास से को उठाया करो। देखो मास क्या क्या है, तो देखो मास क्या क्या है, तो मास का लिए अगर उठाएंगे तो वन इज इक्वल टू ए प्लस जीरो प्लस जीरो, तो ए बराबर वन हो गया। ठीक है, तो तुम्हारा सरफेस टेंशन जो है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एनर्जी के वन के पावर में प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब देखो वैसे ही लेंथ को कैलकुलेट करो, तो लेंथ तो इस साइड है ही नहीं, यहाँ पर लेंथ तो है ही नहीं, जब लेंथ नहीं है तो लेंथ के लिए जीरो लिख देंगे, तो देखो जीरो इज इक्वल टू टू, सॉरी, जीरो इज इक्वल टू टू ए प्लस बी। ठीक है, तो टू ए तो माइनस टू इज इक्वल टू बी। ठीक है, क्योंकि ए का वैल्यू तो वन दिया हुआ है, वन निकाला हमने, तो बी का वैल्यू माइनस टू हो गया, मतलब जो वी हुआ वो माइनस टू हुआ। और अब टाइम का कैलकुलेट करना है, तो माइनस टू, टाइम का माइनस टू है एलएचएस में। ठीक है, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस करना है। ठीक है, तो माइनस टू इज इक्वल टू टू ए प्लस बी। ठीक है, टू ए नहीं, माइनस टू ए माइनस बी और प्लस सी। ठीक है, माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू ए, तो माइनस टू है तो माइनस टू, और माइनस टू प्लस सी, माइनस टू से माइनस टू कट गया, सी बराबर टू हो गया, सी बराबर टू, तो टाइम पीरियड बराबर टू। ठीक है, तो ये बन गया आंसर। समझ में आएगा, ऐसे ही करते हैं, पहले मास को उठा लो, फिर लेंथ को उठा लो, फिर टाइम को उठा लो। ठीक है, अब ये दूसरा डायमेंशन है, अब ये इसमें ये बताना होगा कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं फॉर्मूला। तो देखो इसके लिए ना, अगर डायमेंशनली करेक्ट के लिए, अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो जो डायमेंशन ठीक है, जो डायमेंशन लेफ्ट साइड होगा ना वही डायमेंशन राइट साइड होगा, और अगर एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं है, एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशन बराबर नहीं है, तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो जैसे कि यहाँ पे एस है तो एलएचएस है, ये एलएचएस है ये, और ये वाला पार्ट है आपका आरएचएस, तो एलएचएस में क्या होगा, लेंथ के बराबर। ठीक है, डायमेंशन, और जो अब आरएचएस निकालोगे तो यू टी का डायमेंशन क्या होगा, यू टी एल टी माइनस वन इंटू टी, तो टाइम पीरियड कट गया, यू टी का डायमेंशन एल, और हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस टू इंटू टी का होल स्क्वायर, ये कट गया लेंथ। तो बताओ एल एच एस क्या आर एच एस के बराबर नहीं है, यहाँ पर एल एच एस में भी सबका लेंथ आ रहा है, यहाँ पे इसका भी सब में सबका लेंथ आ रहा है। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये, तो यहाँ पर मैं देख के बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो प्रेशर का डायमेंशन ये आ रहा है, सॉरी पावर का डायमेंशन ये आ रहा है। ठीक है, और लेकिन जब तुम इसका डायमेंशन निकाल रहे हो पूरे का कैलकुलेट करके तो तुम्हारा ये आ रहा है, तो बताओ ये और ये सेम नहीं है, तो एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, तो ये
डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, ठीक है, ये डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, अब देखो, अब तीसरा जो एप्लीकेशन निकलता है ना, वो कन्वर्जन ऑफ यूनिट निकलता है, एन यू। तो समझो यहाँ पे एन और यू क्या है, 5 kg। तो ये जो हुआ ना, ये यू है, और ये जो 5 हुआ, ये तुम्हारा एन है। ठीक है, तो एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मतलब पहले तो तुमको यहाँ पे ना ऐसे लिख सकते हैं, N1 U1, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो जो N1 में रहे वो N1 में, फिर U उसका उसका यूनिट लिखेंगे, फिर N2 वैसे ही, फिर उसका यूनिट लिखेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूनिटलेस क्वांटिटी। तो यूनिटलेस क्वांटिटी यहाँ पे बताना है। अब देखो ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट जहां पर भी आ जाए उसे लेंथ से डिवाइड देंगे। देखो जैसे कि वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो v बाई एल, प्रेशर ग्रेडियंट p बाई एल, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट एल एस बाई एल, ठीक है, फोर्स ग्रेडियंट f बाई एल। तो यहाँ तक सीधा सीधा दिख रहा है s बाई एल हो जाएगा, क्योंकि इस यही डायमेंशन यूनिटलेस पूछ रहा है, मतलब डायमेंशनलेस। ठीक है, अब ये याद करने वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ स्टार विच कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग पैरेलल एक्सीलरोमीटर। तो ये एमस्ट्रॉन्ग में होता है AU। ठीक है, अब ये क्या बोला, टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी ऑफ डिफरेंट डायमेंशन। ओ देखो, तो रूल नंबर 1 याद करो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ ऐड करने के लिए यहाँ डायमेंशन डिफरेंट दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा पॉसिबल है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि डायमेंशन डिफरेंट है। डायमेंशन डिफरेंट है मतलब बताओ, तुम 2 kg और 2 मीटर माइनस कर पाओगे? नहीं। ऐड कर पाओगे? नहीं। यहाँ पर भी तो यही चीज है, ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा इंटू, हाँ लेकिन हम 2 kg और 2 मीटर को इंटू करके क्या बोल देंगे, 4 kg पर मीटर, पर मीटर, समझे, मास इंटू लेंथ। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं हम, लेकिन ये नहीं लिख सकते अंडर रूट में। हाँ, अब ये क्या, ये एप्लीकेशन 2 आ गया, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन आ गया डायमेंशन का। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, ई एनर्जी दिया हुआ है, यू पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, पी स्क्वायर बाई 2m, अगर वर्क एनर्जी पावर पड़े हो गए तो इसका के ही हो जाता है, के के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया पी स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ पर तो पहला पता है कि डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि पहले में जो एनर्जी होगा वही यहाँ पर इसका एनर्जी का फॉर्म डायमेंशन होगा, और यहाँ पर इसका डायमेंशन होगा। ठीक है, पहला तो क्लियर है। पहला जो है ऑप्शन नंबर ए, वहां पे LHS इज इक्वल टू RHS है। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ठीक है, तो LHS में जो वो होगा, LHS में क्या है, एनर्जी, तो M1L2T-2। अब RHS में देख लो, RHS में है mv², तो mv² का क्या हो जाएगा, M1L² T-2। और एक और RHS में क्या है, p²/2m। p क्या है, p है मोमेंटम। ठीक है, तो p मोमेंटम है, तो मोमेंटम होता है p इज इक्वल टू m×v, m×v, तो m×L_T-1, तो m² L² T-2, क्योंकि p² है बाई 2m, m से m कटा, तो M1L2T-2। ओ तो सब तो बराबर ही आ गया, देखो M1L2T-2, M1L2T-2, M1L2T-, तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, ये तो यही चीज हो गया, ये एनर्जी है, ये U है, और ये हाफ mv² है, तो ये के दे दिया है, ये U दे दिया है, और ये E दे दिया है, तो यहाँ पर भी LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो फोर्थ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग एक बार फोर्थ को चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे LHS में क्या है, E है,
और ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, m1 L2 T-2। RHS में क्या है, p² डिवाइडेड बाई u 2m v²। तो p² बताओ, तो p² जो है वो m2 L2 T-2 इंटू यू m1 L2 T-2, ठीक है, बाई m इंटू L2 T-2, यही हो जाएगा। तो L2 T-2 और m कट गया, तो ये बच गया m² L2 T-2, ठीक है। देखो RHS में ये आ रहा है, LHS में ये है, तो बताओ LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ओ ये देखो एप्लीकेशन, ठीक है। तो अभी बताऊंगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कन्वर्जन का, तो सीधा लिखा करो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ठीक है। अब N1 में क्या है, 1 जूल, तो 1 जूल तो 1 kg, 1 जूल है ना, तो जूल किसका यूनिट होता है, एनर्जी का, तो केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकंड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब N2 में पूछा है, देखो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 जूल इन द न्यू सिस्टम क्या है, N2, ठीक है। तो N2 में पूछा है, तो N2 ही तो पूछा है, न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा है, यूनिट तुमको दे दिया गया, 10 मीटर दिया गया, 10 kg दिया गया है तो 10 kg लिख दो, 10 मीटर दिया गया है तो 10 मीटर का 100 मीटर कर दो, ठीक है। और कितना, 1 मिनट दिया हुआ है, तो 1 मिनट का 60 सेकेंड लिख दो, इंटू 60 सेकेंड, ठीक है, ये कर दो। तो ये केजी से केजी कट गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट गया। अब यहाँ से 0 0 0 0, 36 36 36 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू N2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये भी देखो एप्लीकेशन से क्वेश्चन है, तो अब ये एप्लीकेशन से क्वेश्चन है, एक्स क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आर डायमेंशनली कांस्टेंट, ओके, फॉर्मूला फॉर ए इंटू बी, ओके, ए इंटू बी का फॉर्मूला बोल रहा है, तो ए और बी का निकाल लेते हैं। तो देखो x² इज इक्वल टू बी, तो बी का तो आपका L² हो गया, ठीक है। अब ए का निकालना है, तो यू पोटेंशियल एनर्जी है, m1 L2 T-2 इज इक्वल टू ए इंटू एल हाफ बाई L², ठीक है। m1 L4 T-2 डिवाइडेड बाई एल हाफ इज इक्वल टू ए, m1 L4 माइनस हाफ इंटू T-2 बराबर ए, तो ए का वैल्यू हो गया m1 L4 2 8 - 1 7/2 T-2 इज इक्वल टू ए, ठीक है। बी इज इक्वल टू L² हो गया, ठीक है, यही हुआ। अब अब हम लोग ए इंटू बी कर देंगे, तो ए इंटू बी करेंगे, ए इंटू बी, तो m1 इंटू एल L7/2 प्लस 2 इंटू T-2, m1 इंटू L11/2 इंटू T-2, ये भी, क्योंकि ये दोनों ऐड ही होगा ना ए इंटू बी में। ऑप्शन नंबर 2 आ गया। ये क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी डिड्यूस यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, अच्छा, तो कौन सा डायमेंशन एनालिसिस के द्वारा डायमेंशनली इनकरेक्ट है, नहीं कौन सा डायमेंशनली करेक्ट है, ये पूछ रहा है, डायमेंशनली करेक्ट पूछ रहा है। तो बताओ v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, देख लो v का जो डायमेंशन है वो u के बराबर है और u का डायमेंशन 80 के बराबर होगा, ठीक है। k इज इक्वल टू हाफ mv², ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। अब देखो y का बराबर लेंथ और a का बराबर लेंथ, ओमेगा t प्लस के एक्स तो 1 हो गया, तो y भी लेंथ a भी लेंथ, तो ये भी LHS इज इक्वल टू RHS है, ठीक है। यहाँ भी LHS इज इक्वल टू RHS है, तो सब सही है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डायमेंशन फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट 3, ओके। ओ किसका डायमेंशन अलग है, तो देखो यहाँ पे है एनर्जी बाई वॉल्यूम, यहाँ पे फोर्स बाई एरिया, यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज V इंटू क्यू डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ठीक है।
तो और यहाँ पे क्या है, एंगुलर मोमेंटम बाई मास, ठीक है। तो पहले ई बाई वी निकाल लेते हैं। तो ई बाई वी जो है वो m1 L2 t-2 डिवाइडेड बाई L3 L m1 L-1 t-2, ठीक है। और फोर्स बाई एरिया क्या है, m1 L2 ठीक है। और यहाँ पे है L², तो ये बचा L, तो m1 L-1 t-2, ठीक है। और यहाँ पे है इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ोगे W इज इक्वल टू क्यू वी होता है। तो जो W बाई क्यू जो होता है ना, वो V के बराबर होता है। तो यहाँ पर जब रखोगे तो V के जगह पे W बाई क्यू रखो इंटू क्यू बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो क्यू क्यू कट गया, W बाई वॉल्यूम बचा। तो W बाई वॉल्यूम का भी तो डायमेंशन एनर्जी बाई वॉल्यूम के बराबर ही होगा। W बाई वॉल्यूम का भी तो डायमेंशन एनर्जी बाई वॉल्यूम के बराबर होगा, तो बच गया आपका फोर्थ, ठीक है। क्लियर होगा, इसका डायमेंशन अलग होगा क्योंकि इन तीनों का डायमेंशन सेम है, इन तीनों का सेम है, इसका अलग है। अब देखो ये एप्लीकेशन का ही क्वेश्चन है, किसको किसको करना है, एनर्जी को, मोमेंटम, एरिया एंड टाइम के टर्म में, ठीक है। एनर्जी को तो करते हैं, या तो इस क्वेश्चन को करने का ये एक तरीका है, या तो एक दूसरा तरीका जो बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो एनर्जी वो जब टफ होने लगता है ना वो क्वेश्चन, तो करते हैं। देखो मोमेंटम पी का ए, एरिया ए का बी और टाइम टी का सी, ठीक है। पहले ये कर दिए, अब क्या करना है, सबका डायमेंशन लिखो, m1 L2 t-2, ये हो गया पी मोमेंटम, L-t-1, नहीं मोमेंटम m इंटू वी, तो m भी तो आएगा, ठीक है। और एरिया L² b, ठीक है, टाइम पीरियड c। तो पहले मास को कैलकुलेट करते हैं, तो मास इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू a, तो जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, तो ये कट गया ऑप्शन, ठीक है, p का पावर 1, ठीक है। अब जब लेंथ लिखेंगे तो 2 बराबर 1a प्लस 2b, तो a का वैल्यू 1 है, तो 1/2 इज इक्वल टू b, तो 1/2, तो एरिया हो गया 1/2, एरिया 1/2 सीधा निकल गया फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। क्लियर होगा। अब हम लोग पढ़ने जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये क्या होता है देखो। तो सिग्निफिकेंट फिगर में ना दो पार्ट होता है, एक होता है नॉन जीरो नंबर और एक होता है जीरो नंबर। जो भी नंबर जीरो के अलावा है वो सीधा सिग्निफिकेंट फिगर है, सीधा एसएफ है। सिग्निफिकेंट फिगर को एसएफ भी लिखते हैं। अब देखो जीरो के लिए अलग है, ठीक है। देखो एक होता है लीडिंग जीरो, मतलब एग्जांपल से समझो 0.003। एक होता है ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो होता है मतलब 36.00, जैसे कि हो गया नहीं तो 36,000। और एक हो गया ट्रैप्ड जीरो, मतलब हो गया 202, ठीक है। तो ट्रैप्ड जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होता है, मतलब यहाँ का जो एसएफ होगा ना वो 3 होगा। ट्रैप्ड जीरो तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर होता है, लीडिंग जीरो जो होता है ना वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो यहाँ का एसएफ जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रेलिंग जीरो मतलब जो बाद में जीरो लगा हुआ है उसको बोलते हैं। तो ट्रेलिंग जीरो में अगर डेसिमल प्रेजेंट है, देखो चेक डेसिमल, अगर इफ प्रेजेंट एसएफ होगा, देखो यहाँ प्रेजेंट है तो एसएफ है, तो एसएफ है तो यहाँ कितना हो जाएगा एसएफ 5, ठीक है। और यहाँ क्या बोल रहा है, चेक डेसिमल, इफ नॉट प्रेजेंट नॉट एसएफ, तो यहाँ नहीं प्रेजेंट है तो एसएफ कितना हो जाएगा 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ का जीरो जो है ना वो एसएफ नहीं होगा, ये दोनों नंबर एसएफ होगा लेकिन जीरो जो है वो एसएफ नहीं होगा, ठीक है। अब देखो अब पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ में क्या होता है कि किसी को भी ले लो, एक्स एक्स तुम्हारा कुछ भी हो, ठीक है, 5 हो, 50 हो, 500 हो, जो भी हो, तो हम लोग 5 से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो देखो जब x ग्रेटर देन 5 है, 50 है, 500 है, कुछ भी है, तो ऐड +1 टू द प्रीसीडिंग डिजिट, ठीक है। और x अगर लेस देन है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। इस बार का क्वेश्चन था रीनीट 2026 में, राउंडिंग ऑफ से केमिस्ट्री में क्वेश्चन था, ठीक है। एक्स अगर 45 से बड़ा है तो ऐड +1 टू द प्रीसीडिंग डिजिट, अगर सॉरी 45 नहीं, 50, 5, 500 से बड़ा है तो ऐड +1 टू द प्रीसीडिंग डिजिट, अगर छोटा है तो नो चेंज। और अगर 5 के बराबर है तो इवन में नो चेंज, ऑड में ऐड 2,
प्लस वन, एड टू प्लस वन, ठीक है। कहाँ ऐड करना है? प्रीसीडिंग डिजिट में, प्लस वन ऐड कर दो ऑड के केस में, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 पे। अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोला? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन इन राउंडिंग ऑफ। यहाँ से भी क्वेश्चन था, नीट 2026 में था। यहाँ से क्वेश्चन था रीनीट 2026 में। यहाँ से क्वेश्चन था नीट 2026 में, मतलब जो पहले हुआ था जो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लेसर नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट तक, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तो लेसर नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स तक, लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में लेसर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट तक, उसको लेना है। अब जैसे कि मान लो कि दो को ऐड कर रहे हो, 6.25 और 2.1, तो ये जैसे कि ऐड करके कितना हुआ? 5 5 3 8.35। तो 8.35 नहीं लिखोगे, लेसर नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट कितना है? 2, तो 8.3 लिखोगे, ठीक है। अब जैसे कि यहां पर हुआ जैसे कि यहां पर हो गया, जैसे कि 6.25 इंटू 5.5, ठीक है। तो इस तरह से इंटू हुआ, तो जो भी होगा इंटू का रिजल्ट जो आएगा वो वहां पे जो भी रिजल्ट आए वो नहीं लिखेंगे। यहाँ पर जो लेसर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है, तो जैसे कि मान लो कि रिजल्ट आ गया 36.25, तो 36.25 नहीं लिखेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट लेसर कितना है? 2, तो 3.6 लिखेंगे। सॉरी सॉरी, 36 लिखेंगे, 3.6 लिखेंगे, 36 लिखेंगे, ठीक है। दो सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर देंगे। यहाँ पे मैंने गलत कैलकुलेशन किया, लेकिन जो भी आएगा उसमें टाइम वेस्ट क्यों करें, ठीक है, क्लियर होगा। अब क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट? तो मोस्ट एक्यूरेट कौन होगा? एसएफ ज्यादा, एक्यूरेसी ज्यादा, ठीक है। तो बताओ इसका एसएफ कितना? 3, 3, ये ट्रेलिंग जीरो काउंट नहीं करेंगे, इसका भी एसएफ कितना? 3, इसका एसएफ कितना? 4, तो एसएफ सबसे ज्यादा थर्ड का, ठीक है। अब देखो, अब आ गया इरर्स। तो इरर्स के लिए ना, इरर्स के लिए पहले हम लोग पढ़ते हैं इरर होता क्या है। तो देखो इरर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इरर दो तरह का होता है। पहली बात तो पहले ये बता दो, तो रैंडम और सिस्टमैटिक, ठीक है, सिस्टमैटिक। अब इरर को कैसे रिप्रेजेंट करता है? तो ए टी प्लस माइनस डेल्टा ए। तो ये जो डेल्टा ए है ना, ये इरर है, और ये जो ए टी है ये ट्रू वैल्यू होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, एरर है। अब ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। अगर ट्रू वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो जो भी मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ है, मीन ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू, जैसे कि मान लो कि मेजर्ड वैल्यू क्वेश्चन में दिया होता है, क्वेश्चन आएगा, ग्लैंस में क्वेश्चन आएगा ऐसा, तो वहां पे मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ रहता है, ट्रू वैल्यू वहां पे लिखा हुआ नहीं रहता है, और एक कोई मेजर्ड वैल्यू नहीं, वहां पे 4 या 5 मेजर्ड वैल्यू दे देता है, तो उसका मीन निकालना पड़ता है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को क्या निकालना? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये जो डेल्टा ए निकला ना, ये जो डेल्टा ए निकला, उसको तुमको हर एक से माइनस करना होगा, ठीक है। मतलब जितना मेजर्ड वैल्यू है ना, उससे माइनस करना होगा। समझ में आया? जो भी तुम्हारा ये मीन वाला निकला, जो भी तुम्हारा ट्रू वैल्यू निकला, उससे अगर तुमको ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो फिर तुमको माइनस करके डिवाइड देना होगा, तब तुम्हारा निकलेगा मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद तुमको रिलेटिव एरर निकालना होगा, ठीक है। तो रिलेटिव एरर क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू, ठीक है। ये सब तो कोचिंग में बताया ही जाता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना। बाय ट्रू वैल्यू। और परसेंटेज एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर इनटू 100, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे, पीछे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इन, देखो एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इन राउंडिंग ऑफ। अब हम लोग पढ़ेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन एरर। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ये सब लिख के पहले से ही रखा था, ठीक है, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। देखो, जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पढ़ेंगे। तो देखो, मैक्स ये
जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है, जो सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल, देखो देखो तो हम लोग एग्जांपल से देखते हैं एडिशन का। एडिशन में मान लो कि ये कोई y1 है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए और b प्लस माइनस डेल्टा बी है, तो y1 प्लस y2 तुमको ऐड करना है एरर्स को, ठीक है, ऐड। तो a प्लस बी कर दोगे, जो ट्रू वैल्यू है उसको ऐड करेंगे और एरर को भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, तो एडिशन ऑफ एरर में ट्रू वैल्यू को भी ऐड करते हैं, मेजर्ड वैल्यू को भी ऐड करते हैं। मेजर्ड वैल्यू नहीं, एरर, एरर को भी ऐड करते हैं, इसको भी ऐड करते हैं, ट्रू वैल्यू को भी ऐड करते हैं और एरर को भी ऐड करते हैं। बट यहाँ जो है, यहाँ देखो, यहाँ भी वही चीज है, ए प्लस डेल्टा है और बी प्लस डेल्टा बी, तो यहाँ देखो लेकिन ट्रू वैल्यू को माइनस कर रहे हैं और एरर को ऐड कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन में ट्रू वैल्यू को माइनस करते हैं, बट एरर को ऐड करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है, तो ये गलत एग्जांपल मैंने आप लिख दिया था, एक नया एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि v इज इक्वल टू आई आर। तो हमको अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो डेल्टा v बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा आई बाई आई प्लस डेल्टा आर बाई आर, ठीक है। ये है मल्टीप्लीकेशन का रूल, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करना है किसी को तो ऐसे ही करना है, देखो, मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन अ क्वांटिटी रेज टू पावर n, n टाइम्स ऑफ द रिलेटिव एरर। जैसे कि मान लो कोई फॉर्मूला जो एफ इज इक्वल टू, तो में ही हो जाता है, चलो देख लेते हैं। जैसे कि देखो, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो अगर इसको लिखना होगा तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू 2 पाई को इग्नोर कर दो, ठीक है। तो हाफ, देखो एल के पावर में था हाफ, तो वही बोल रहा है पावर एन है तो एन टाइम्स द रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या हुआ, किसी भी का भी रिलेटिव एरर अगर लिखना है ना, आर ही लिखना है ना, मान लो कि टाइम पीरियड का आर ही लिखना है, तो डेल्टा टी मीन एब्सोल्यूट एरर बाई ट्रू वैल्यू ये कर देंगे। तो देखो एन टाइम्स ऑफ द रिलेटिव एरर, तो हाफ इंटू डेल्टा एल बाई एल प्लस हाफ इंटू डेल्टा जी बाई जी, ठीक है। इस तरह से करेंगे, ठीक है, वो जो भी पावर में रहे। हाँ, अब अगर ये नीचे पावर में है ना तो यहाँ पे माइनस नहीं कर देना, यहाँ पे ऐड ही करना हमेशा, ठीक है, क्लियर होगा तो। अब देखो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि ये a वैल्यू दिया हुआ है, ये b वैल्यू दिया हुआ है। अब लेट x इज इक्वल टू a प्लस बी, वाई इज इक्वल टू a माइनस बी और z इज इक्वल टू a इंटू बी। तो देखो, तो अगर हमको x इज इक्वल टू a प्लस बी करना है, तो a प्लस बी में तो एडिशन में तो ट्रू वैल्यू भी ऐड होगा, एरर भी ऐड होगा। तो देखो 14 प्लस 0.14। अब अगर मुझे इसका रिलेटिव एरर निकालना है, रिलेटिव एरर परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज, ठीक है, तो रिलेटिव एरर अगर परसेंटेज में निकालना है तो 0.14, क्योंकि यही है डेल्टा आर, डिवाइडेड बाई 14 इंटू 100 इज इक्वल टू 1%, ठीक है। अब देखो, अब y है, y इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो a माइनस बी हो गया, 8 में से 6 गया 2, क्योंकि ट्रू वैल्यू को तो माइनस करते हैं, और 0.14, तो डेल्टा y बाई वाई इज इक्वल टू 14 बाई 100 इंटू 2 इंटू 100, परसेंटेज में निकालना है 7%, ठीक है। अब z निकालना है, z इज इक्वल टू क्या है, a इंटू बी। तो देखो अगर a इंटू बी है तो डेल्टा z बाई जेड परसेंटेज में इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a इंटू 100 प्लस डेल्टा b बाई b इंटू 100, ठीक है। तो डेल्टा a बाई a क्या है, डेल्टा a कितना है 0.08 डिवाइडेड बाई 8, डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100 प्लस
0.06 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100। तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, तो ये बच गया 1 और ये बच गया 1, तो यहाँ हो गया 2%। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ हो गया 2%। तो ये है 7%, ये है 2% और ये है 1%। तो जो x है, x है, y है और z है, तो y सबसे ज्यादा। तो y सबसे ज्यादा कहाँ है? y ये तो होगा नहीं, z सबसे ज्यादा, y सबसे ज्यादा। x और z में कौन बड़ा है? x और z में तो z बड़ा है ना, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन है? इन एन एक्सपेरिमेंट द हाइट ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय अ वर्नियर कैलिपर हैविंग लीस्ट काउंट इतना 7.38, देन द एक्चुअल हाइट। एक्चुअल हाइट तो देखो, अगर लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का 0.01 है, तो ये तो कभी भी जो मेजर करेगा वो 4 डिजिट पे तो मेजर करेगा नहीं, इतनी एक्यूरेसी तो वर्नियर कैलिपर की होती ही नहीं है। इतना एक्यूरेट थोड़ी ना होता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर तो 2 डिजिट तक डेसिमल के बाद कर पाता है। इतना ही ईरर बता पाता है वर्नियर कैलिपर। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, हाँ। अब देखो, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, एरर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग पहले सीरीज में देखते हैं। तो मान लो कि ये एक एरर है, एक रेजिस्टेंस का एरर है, ए प्लस डेल्टा आई और बी प्लस डेल्टा बी। इसको कुछ नहीं करना है, सीधा ट्रू वैल्यू को ऐड करो और यहाँ पर एरर को भी ऐड कर दो, सिंपल। ठीक है, बीच में प्लस माइनस तो है। ठीक है, लेकिन पैरेलल के केस में ये चीज अच्छा हो जाता है। पैरेलल के केस में देखो, जैसे कि R1 इज इक्वल टू, तो ट्रू वैल्यू पहले निकालो। तो ये जो निकला ना, वो R इक्विवेलेंट का ट्रू वैल्यू निकला 1 प्लस ए प्लस बाई पी से। अब यहाँ पे इस ट्रू वैल्यू को निकालने के बाद ना, यहाँ पर इस ट्रू वैल्यू को रखो। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर करो। देखो, इसका होल स्क्वायर करो, इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ये निकालो। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है एरर निकालने का। फिर यहाँ पे से डेल्टा आर इक्विवेलेंट निकालो। ठीक है, R1 और आर डेल्टा R1 और R2 भी रखो, सब रखो और निकालो। ठीक है, अभी क्वेश्चन आ रहा है, देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है। तो पहले रेजिस्टेंस किसमें, ओ यहाँ पे पैरेलल में ही दे दिया। ठीक है, तो पैरेलल में दे दिया, तो पहले ट्रू वैल्यू निकालो। पहले ट्रू वैल्यू निकालो, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। तो 3 और 6 का 2 ओम हो जाता है। ठीक है, आर इक्विवेलेंट सीधा 2 ओम हो जाता है। ये जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लोगे तो इतना इजी से बन जाता है। ठीक है, आर इक्विवेलेंट 2 ओम निकल गया। अब इधर निकालना है, डेल्टा आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो अब इसके लिए 2 का दी होल स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू डेल्टा आर वन का दी होल स्क्वायर करेंगे और डेल्टा आर टू का दी होल स्क्वायर। ये 2 कहाँ से आया? ये वाला 2 है। ठीक है, तो अब बताओ, डेल्टा आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए बाई 4 इज इक्वल टू डेल्टा R1 1 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 का पावर, एक मिनट, तो R1 का दी होल स्क्वायर डेल्टा R2 का दी होल स्क्वायर, तो 2/36, 2/36। ठीक है, तो ये हो गया 1/18। ठीक है, तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1/9 और 1/18। तो ये बच गया 18, 18 डिवाइडेड बाई 3, ये बच गया 1/6। ठीक है, जब ये 1/6 बच गया, तो यहाँ पे डेल्टा आर इक्विवेलेंट जो है वो 2/3 आ गया। ठीक है, अब क्या बोला? डेल्टा आर इक्विवेलेंट अब क्या बोला है? 2/3 तो आएगा, 2/3 आ गया। और अब बोला है परसेंटेज एरर निकालने के लिए, तो 2/3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। ठीक है, ये करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर निकालना है तो अगर यहाँ पर डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 निकालना है, तो ऐसे ही कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो निकलेगा,
यहाँ पर तो 1/18 गया, 9 2 जा 2 + 1 3, 3/18, 1 × 6। 1/2। तो रुक जाओ, इस क्वेश्चन में थोड़ा मुझे दिक्कत हो रहा है। 2 रेजिस्टेंस जो है वो इतने ओम पे है, R1 इतना है और कनेक्टेड इन पैरेलल है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पैरेलल में बोल रहा है, फॉर्मूला तो सही लगा रहे हैं। 3 और 6, 3 6 18/2, 18/9, 18/9 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 3/2 ये हो जाएगा। अच्छा, अब समझा कहाँ पे गलत हुआ। अब समझा। देखो, ये जो दिया हुआ है ना, ये परसेंटेज दिया हुआ है। परसेंटेज दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो डेल्टा R/R है, डेल्टा R1/R1 है, इंटू 100 जो है वो 1% है। ठीक है, ये है 1%। तो यहाँ से हमको पहले डेल्टा R1 निकालना होगा। तो डेल्टा R1 जो निकलेगा वो निकलेगा, डेल्टा R1 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 1 है। तो डेल्टा R1 जो निकलेगा वो निकल जाएगा 0.03। ठीक है, और यहाँ से जो डेल्टा R2 निकलेगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, डेल्टा R2 जो निकलेगा वो भी ऐसे ही 2/100, 2/100 इंटू 6, तो ये निकल गया 0.12। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये हो गया 0.03 और ये हो गया 1/0.12। ठीक है, तो अब इन दोनों को डिवाइड देना होगा। नहीं 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 नहीं, गलत हो गया। देखो, अब यहाँ पर डेल्टा R1 रखेंगे, डेल्टा R1 रखेंगे 0.03 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइड 3 नहीं, डिवाइडेड बाई 9। और अगर यहाँ पर हम लोग डेल्टा R2 रखेंगे, डेल्टा R2 कितना, 0.12 डिवाइडेड बाई 9 6 36। ठीक है, 36। ठीक है, तो यहाँ पर 36 हो जाएगा एलसीएम। 36 अगर एलसीएम हो गया तो 36 है ना एलसीएम। तो यार 0.36 तो 4, 0.12 प्लस 0.12, यहाँ पे से कटा 9। तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट जो निकलेगा वो निकला 4 9, और यहाँ पे 2 इंटू 0.12 डिवाइडेड बाई 9, तो ये हो गया 0.4, 0.04 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया 0.08 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब यहाँ पर रख दो यही चीज़। तो अगर रख दिए तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट हो गया 0.08 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 0.08 डिवाइडेड बाई 3 इंटू आर इक्विवेलेंट कितना है, 2, तो ये हो गया 0.04। 0.04 इंटू 100 कर देंगे तो 4/3%, 4/3% मतलब 1.33। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, इसलिए बढ़िया हो गया ना क्योंकि ये मैंने गौर नहीं किया, यहाँ पे परसेंटेज फॉर्मेट में दिया हुआ है। जब परसेंटेज में दे दिया गया ना तो फिर चेंज हो जाता है चीज़ें। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सबसे ज़्यादा अच्छा आज के उसके पूरा यही क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अच्छा। देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, m इज इक्वल टू पाई tan थीटा दिया हुआ है। m इज इक्वल टू पाई tan थीटा दिया हुआ है। तो यहाँ का पहला स्टेप याद करना, स्टेप, हर एक स्टेप को याद रखना, तब ये क्वेश्चन बनता है। देखो, जैसे कि m इज इक्वल टू पाई tan थीटा दिया हुआ है, तो पहला स्टेप है लॉग लो दोनों साइड। तो लॉग ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा ln m इज इक्वल टू ln पाई प्लस ln tan थीटा।
अब स्टेप टू है डिफरेंशिएट करना। देख, तो डिफरेंशिएट करना है तो बताओ, डेल्टा एम बाई एम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो एल एन एम का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेल्टा एम बाई एम। एल एन पाई का क्या होगा, पाई तो एल एन पाई तो कांस्टेंट है, तो एल एन पाई का डिफरेंशिएशन जीरो। यहाँ पे लिख लेना एल एन एम इज इक्वल टू एल एन पाई प्लस एल एन टेन थीटा। ठीक है, अब देखो डेल्टा एल एन पाई का डिफरेंशिएशन जीरो प्लस एल एन टेन थीटा, तो एल एन टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन बाई टेन थीटा। और फिर टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेल्टा थीटा। तो इस तरह से पूरा आएगा, तो डेल्टा एम बाई एम जो आया वो आ गया वन बाई टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, अब अगर इसको साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में लिखो तो वन बाई टेन थीटा हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डेल्टा थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो ये बच गया डेल्टा एम बाई एम डिवाइडेड बाई डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब दे दो टू टू से डिवाइड, तो डेल्टा एम बाई एम इज इक्वल टू टू डेल्टा थीटा बाई टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाता है, डेल्टा एम बाई एम टू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाता है। तो ये हो जाएगा डेल्टा एम बाई एम इज इक्वल टू टू डेल्टा थीटा, टू साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाता है साइन टू थीटा। तो इसे ही लर्न करो, अगर ये क्वेश्चन को एक मिनट में बनाना है इसे याद करना होगा। ठीक है, जब अब तुमसे क्या बोला है, देखो अब तुमसे क्या बोला है, परसेंटेज एरर पूछ रहा है, तो परसेंटेज एरर यही है डेल्टा एम बाई एम, परसेंटेज इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, और डिवाइडर इज मिनिमम, तो बताओ डेल्टा एम बाई एम अगर मिनिमम, अगर ये तुमको कम चाहिए तो साइन टू थीटा मैक्सिमम चाहिए, तो साइन टू थीटा मैक्सिमम कब होगा, साइन साइन थीटा की वैल्यू कब होती है मैक्सिमम, वन। तो टू थीटा इज इक्वल टू साइन वन कब होगा, 90 डिग्री पे, तो थीटा बराबर क्या हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, ये तो बच्चा वाला चीज होगा, तो ये तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पर सबसे बढ़िया क्वेश्चन है अभी तक का क्या, आगे का भी सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही होगा। यहाँ पे ये याद रखना, अगर ये याद है तो फिर ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, अब यहाँ पे क्या बोला, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट में बताओ ट्रेलिंग जीरो काउंट करते हैं, नहीं, तो ये पहला तीन कट गया, चार बचा, क्योंकि ये तो ट्रैप्ड जीरो है, ट्रैप्ड जीरो तो ऐसे होता है। ये क्या है, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का, तो टू इंटू एल इंटू बी। ठीक है, टू इंटू टू इंटू एल प्लस बी होता है ना, एल प्लस बी, एल इंटू बी थोड़ी ना होता है, एल प्लस बी होता है। तो देखो सबसे पहले एरर स्क्वायर करो, तो 10.5 प्लस 5.2 ये हो गया कितना, 15.7, और 0.2 और 0.1 ये हो गया 0.3। तो देखो 15.7 प्लस माइनस 0.3 इंटू टू, तो ये जो टू है पेरीमीटर आएगा डेल्टा पी बाई पी जो आएगा, मतलब जो भी आएगा पेरीमीटर वो आ जाएगा 31.4 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन नीट 2025 में भी आ चुका है और अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर जब भी इस क्वेश्चन से पूछेगा ना, तो परसेंटेज एरर ऑफ वाई पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है, तो डेल्टा वाई बाई वाई इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, जो भी टर्मिनोलॉजी लिखा है सबको इस तरह से कर दो। ठीक है, और टू डेल्टा आर बाई आर, देखो पाई को नहीं लिख रहा हूँ मैं, लेकिन जो भी नॉन वेरिएबल टर्म्स हैं उनको लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे आर स्क्वायर है तो टू कर देंगे, एन का पावर एन हो जाता है, याद होगा बताया था। अब देखो सब परसेंटेज में, तो सबको परसेंटेज में ही कर दो, और तुमसे पूछा भी जा रहा है परसेंटेज में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सब परसेंटेज में तो 0.5 प्लस वन प्लस थ्री प्लस फोर, थ्री नहीं यहाँ पे सिक्स, टू इंटू थ्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा थ्री इंटू सिक्स फोर, टेन, टेन 11.5%। ठीक है, अब ये क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिसाइज,
2 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर, 2 मीटर, 2 किलोमीटर। ओह, ये तो सीधा 2 मिलीमीटर। सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वही ना सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगी। जो वैल्यू सबसे ज्यादा छोटी होगी वही प्रिसाइज्ड वैल्यू होगी। ठीक है, ग्लैंस हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो ग्लैंस में वैसा नहीं होगा कि मतलब कि हम लोग बीच में थ्योरी पढ़ने लगेंगे और फिर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। ग्लैंस में सिर्फ क्वेश्चंस रहेंगे, सिर्फ। तो सिर्फ लगातार हम लोग जो बैठ के ना क्वेश्चंस ही करेंगे। तो रेडी रहना भी, मतलब ग्लैंस में कुछ 20-25 सवाल होगा, तो वो लगातार करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 है। यहाँ पे कह रहा है कि फोर्स ऑफ लेंथ एंड फोर्स आर इंक्रीज 4 टाइम्स। तो एनर्जी क्या होता है, एफ इंटू एल। तो जब एफ इंटू एल है तो इंक्रीज बाई 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 4 ये कितना हो गया, 16। इंक्रीज बाई 16 टाइम्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, तो एक मिनट रुक जाओ बस। हाँ, ये क्वेश्चन है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हैव सेम डायमेंशन। देखो वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होगा, एंगल और स्ट्रेंथ तो डायमेंशन लेस होता है। रिलेटिव डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डायमेंशन लेस होता है। और प्लैंक कांस्टेंट और एनर्जी जो होगा वो अलग हो जाएगी। तो देखो प्लैंक कांस्टेंट एनर्जी इज इक्वल टू एच लैम्डा, ये हो जाता है प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, और ये हो जाता है एनर्जी। मॉडर्न का ये है, तो ये तो सबको पता होता है। अब ये देखो 25 नंबर क्वेश्चन, सीजीएस सिस्टम में 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो 8 पहले तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अब 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो 8 इंटू ग्राम डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर क्यूब लिख दो, इज इक्वल टू N2 पूछता ही है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल न्यू सिस्टम में। ये हो गया 20 ग्राम, और यहाँ पे हो गया 125 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब कट गया, ग्राम ग्राम कट गया, तो 125 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, 20, ये बचा 25 इंटू 4 इंटू 2, ये हो गया 25 इंटू 2 50। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला, इन न्यू सिस्टम द यूनिट ऑफ मास 1 जूल। 1 जूल है, तो 1 जूल इंटू, अब यहाँ पर एनर्जी करना है, तो केजी डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे N2 बराबर अल्फा के जी इंटू यूनिट ऑफ लेंथ बीटा, तो बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई गामा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया गामा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू N2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 26। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे क्या बोल रहा है, टाइम पीरियड, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, और इन सबके टर्म्स टर्मिनोलॉजी में लिखना। तो सरफेस टेंशन हो गया एफ बाई एल, एफ बाई एल हो जाता है एम एम टी का पावर -2। और क्या बचा, और कुछ नहीं, और सब तो आता ही होगा। तो देखो टाइम पीरियड इज इक्वल टू एस का पावर ए, आर का पावर बी, और रो का पावर सी। ठीक है, तो अब टाइम पीरियड को लिख दो, टाइम पीरियड का पावर 1, सरफेस टेंशन m1t-2 डिवाइडेड बाई ए, और एल बी, और M1 एल का पावर 3 सी। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो ए इज इक्वल टू -c। ठीक है, अब अगर यही चीज लेंथ के लिए लिखना है, तो 0 इज इक्वल टू बी प्लस 3c, तो b बराबर -3c। अगर यही चीज टाइम के लिए लिखना है, तो टाइम के लिए लिख दो 1 बराबर -2a प्लस 3c। तो अब ए को सी के टर्मिनोलॉजी में कन्वर्ट कर दो, तो सी के टर्मिनोलॉजी में कन्वर्ट कर देंगे तो 2c प्लस 3c, c बराबर 1/5। ओ यहाँ पे l -3 होगा ना, तो -3c होगा। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी होता है ना, तो b-3c, तो b बराबर +3c। ठीक है, ठीक है, और a बराबर
माइनस सी, तो टाइम पीरियड तो फोर्स में एम टी माइनस टू। एक मिनट, तो ये क्यों कर रहा हूँ मैं? तो सीधा ना टाइम पीरियड वन इज इक्वल टू माइनस टू है, तो माइनस ए, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड हो गया वो सरफेस टेंशन के अंडर रूट में हो गया, ठीक है। अब जो सी है वो आ जाएगा +1/2। तो सी अगर +1/2 है तो सी क्या है? डेंसिटी। तो डेंसिटी जो होगा वो ऊपर आ जाएगा, और जो बी है वो 3/2 हो जाएगा। तो ये हो गया 3/2, 3/2 हो गया r⁻³ और अंडर रूट। तो कौन सा बच रहा है? ये फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है? अब ये 28 नंबर, 28 नंबर में क्या बोल रहा है? ई हो जाता है, देखो यहाँ पे ना ई का दो फॉर्मूला निकल जाता है। ई का ना v/d भी होता है एक फॉर्मूला, और एक होता है f इज इक्वल टू क्यू ई। तो ई का जो फॉर्मूला निकल जाता है वो f/q ही निकल जाता है, ठीक है। तो ई बराबर वी डी और ई बराबर f/q, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला, अब इन दोनों फॉर्मूला से ही कैलकुलेट कर लो। तो ई इंटू एक्स क्यू डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू ए, तो न्यूटन बाई कुलम मीटर क्यूब ए, ठीक है। और अगर बी निकालना होगा तो बी, पहला ऑप्शन चेक करते हैं पहले। तो पहला ऑप्शन में v/m इंटू 1/m, क्योंकि बी वाई है ना, तो बी वाई है तो e/y हो जाएगा। देखो जैसे कि ये हो गया e इज इक्वल टू बी वाई, तो e/y इज इक्वल टू बी। अब e दिया हुआ है तुमको v/मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू बी, तो v/मीटर स्क्वायर, ठीक है। और c जो है, c भी न्यूटन पर मीटर में निकालना होगा। तो c z² इज इक्वल टू न्यूटन बाई कुलम, तो c इज इक्वल टू न्यूटन बाई कुलम मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन बाई कुलम मीटर पर स्क्वायर, हाँ ये देखो फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। फर्स्ट ही ऑप्शन चेक भी कर रहा था, फर्स्ट ऑप्शन सही भी निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे 29 नंबर a/b पूछा है। तो देखो फोर्स इज इक्वल टू a√x हो गया, तो फोर्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट x इज इक्वल टू a, ठीक है। और फोर्स डिवाइडेड बाई x² इज इक्वल टू b। तो a डिवाइडेड बाई b बोल रहा है, a डिवाइडेड बाई b, तो फोर्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट x इंटू फोर्स डिवाइडेड बाई x²। तो फोर्स सॉरी, ये कट गया, फोर्स कट गया। अब x² माइनस हाफ, तो a/b ये है, तो x² माइनस हाफ, 4 - 2, तो x हो गया 3/2 के बराबर। 3/2 मतलब x मतलब l ही हुआ ना, तो l 3/2 के बराबर, ठीक है। यहाँ कहाँ से लिखा गया? अब देखो, अब ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 30, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है? डायमेंशन लेस। अच्छा देखो, अल्फा बीटा गामा को ऐसे लिखना है ना कि वो डायमेंशन लेस हो जाए। तो देखो पहले तो मैं ये लिख देता हूँ बीटा साइन x/y, ठीक है। साइन x बाई जो गामा, सॉरी, साइन x/गामा जो है वो तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो x/गामा इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू गामा, पहला निकल गया, ठीक है। अब u इज इक्वल टू अल्फा x, तो m1l2t - 2 इज इक्वल टू अल्फा इंटू एल, एल से एल कटा, तो अल्फा बराबर आ गया m1l1t - 2, ठीक है। अब बीटा बराबर अगर निकालना है तो ये टर्मिनोलॉजी तो कुछ नहीं है, तो बीटा बराबर तो सीधा u के बराबर हो जाएगा। तो बीटा जो निकलेगा वो निकलेगा m1l2t - 2, ठीक है। तो यहाँ पे L1 है और गामा इज इक्वल टू एल है, तो अगर गामा इंटू अल्फा कर देंगे और डिवाइडेड बाई बीटा कर देंगे तो ये हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। अब ये हो गया 31, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या किया हुआ कि डेल्टा टी जो है ना वो तुमको 1/5 दिया हुआ है, लिस्ट काउंट 1/5 दिया हुआ है, तो डेल्टा टी 1/5 दिया हुआ है, और टाइम पीरियड तुमको 25 सेकंड दिया हुआ है, और तुमसे पूछ रहा है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन दिस मेजरमेंट। तो तुमसे पूछ रहा है डेल्टा t/t इंटू 100 क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो सिंपली रख दो 1/5 इंटू 25 इंटू 100, तो ये हो गया 4/5 0.8%। अब ये देखो, ये जो हम लोग वो पढ़ रहे थे
एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू। तो देखो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ये तो फॉर्मूला इज फाउंड टू हैव, ये सब देखो मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रू वैल्यू नॉट गिवन। So we have to take mean of measured value. तो देखो 1.34, 1.38 प्लस 1.32 प्लस 1.36 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, जैसे कि इसको हम लोग यही लिखेंगे ना, म्यू प्लस डेल्टा म्यू परसेंटेज। तो यहाँ पे हम लोग म्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। कैलकुलेटर 1.34 प्लस 1.38 प्लस 1.32 प्लस 1.36 5.4 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया म्यू की वैल्यू आ गई 1.35। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट गया, ठीक है। अब हमको निकालना है डेल्टा म्यू का वैल्यू। अब डेल्टा म्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे कि डेल्टा म्यू के लिए 1.35 आया ना, तो 1.35 से जितने मेजर्ड वैल्यू है ना सबको माइनस करो। 1.34, ठीक है, डेल्टा म्यू 1, डेल्टा म्यू 2, डेल्टा म्यू 3, डेल्टा म्यू 4, ठीक है। 1.3 13.5 माइनस 13.8, तो सॉरी 1.3 है ना, सॉरी सॉरी सब बोला तुमने। 1.35 माइनस 1.34, 1.35 माइनस 1.38, 1.32 माइनस 1.35 माइनस 1.32 और 1.36 माइनस 1.3 सॉरी 35 माइनस 1.36, तो ये हो गया 0.01। कभी भी माइनस में मत लिखना, हमेशा प्लस में लिखना। 0.03, 0.03, 0.01, यही आ रहा है ना। हाँ, तो अब सबको ऐड करो और उसका मीन लो, जैसे कि 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.03 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाई 4 करो। तो ये हो गया 4 2 3 2 6 2 8, 0.08 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया 0.02, ठीक है। अब जब ये 0.02 आ गया तो बताओ डेल्टा यू जो है वो तुम्हारा 0.02 है, तो अब तुमको परसेंटेज निकालना होगा, डेल्टा यू बाई यू इंटू 100। तो 0.02 बाई 1.35 इंटू 100, तो अगर इसको डिवाइड दे दें तो 200 डिवाइडेड बाई 135, तो ये आ गया 1.48 परसेंटेज में। तो 1.48 किस में है? 1.48 0 1.48, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी दिमाग में रखना कि कैसे होता है, ठीक है। चलो ये क्या है, कौन सा 32 33। अब ओ तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बोला है, तो देखो ये तो बता ही दिया, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा आई बाई आई प्लस डेल्टा आर बाई आर। तो अब जैसे कि आर पूछा है ना, तो आर पूछा है तो वी बाई आई कर दो। तो अब इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखो, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब में यही रूल होता है, डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई, ठीक है। तो ये कर दो। अब डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी 0.5, यहाँ पे परसेंटेज में नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा तुम डेल्टा वी 0.5 लिख सकते हो, लेकिन अगर परसेंटेज में लिख लेते तो पहले तुमको डेल्टा वी निकालना पड़ता, ठीक है। 0.5 और ये हो गया 0.2 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 2, अच्छा, और परसेंटेज में हमको पूछा गया है तो इंटू 100, और यहाँ पे भी इंटू 100, मतलब सही से लिख दे रहा हूँ, रुक जाओ। अलग अलग इंटू 100 क्यों ही करना, एक ही बार कॉमन लेके इंटू 100 कर, इंटू 100। तो भाई, तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, हाँ, तो इसको कैलकुलेट करो तो ये हो गया 0.05 और ये हो गया 0.1 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गया 0.15, 0.15 इंटू 100, तो ये हो गया 15%, ठीक है। तो ये क्या निकला,
15% जो है वो डेल्टा आर बाई आर परसेंटेज जो है ना वो 15% निकला। तो 15% किस में है, 15% इसमें है, तो ये हो गया। अब डेल्टा आर तो निकल ही जाएगा ना, आर तो 10/2 हो गया 5, ठीक है, आर तो 5 हो ही गया। ये जो मेन था वो ये था ना डेल्टा, यहाँ पे देखो परसेंटेज पूछा है, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं पूछा है, वो नहीं पूछा था, तो इसलिए हमें डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू निकालनी पड़ी। समझ में आ रहा है, यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ वो नहीं था परसेंटेज, परसेंटेज इसलिए नहीं दिया होता तो 100 से इंटू करना पड़ा, ठीक है, क्लियर ही होगा, आसान था। अब ये 34 नंबर क्वेश्चन, ओ तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ओ देखते हैं। देखो, तो जी बोला है तो जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये हो जाता है, तो एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू जी। तो जो जी की वैल्यू हो जाती है वो m1 L1 t-2 इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। तो m कट गया, m-1 L3 t-2 इज इक्वल टू जी, ठीक है। E इज इक्वल टू एच लैम्डा। अब E हो गया m1 L2 t-2 इंटू इज इक्वल टू h इंटू t-1। तो t-2 कट गया, तो ये बच गया h बराबर m1 L2 t-1, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट तो सीधा हो ही जाता है, और किससे इक्वेट करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन, तो ये तो लेंथ ही है, ठीक है ना। तो ये दोनों हो गया, अब अगले पेज में कर लेते हैं। तो देखो, लेंथ को इक्वेट करना है किसके, g का पावर a, h का पावर b और c का पावर c के टर्मिनोलॉजी में। तो चलो करना चालू करो। तो g का क्या है, g का m-1 L3 t-2, ये g का पावर a। h का क्या है, m1 L2 t-2 का पावर b और LT-1 का पावर c। तो m हो गया 0 माइनस a प्लस b, तो a इज इक्वल टू b, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू 3a प्लस 2b प्लस c। तो 3a, तो 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 2b प्लस c। तो 1 माइनस 5b बराबर c। और अब अगर 0 बराबर -2a -2b -c, तो -2a के जगह पे -2b कर दो, -2b हो गया, और c है तो 1 माइनस 5b हो गया। तो 0 बराबर -4b, और ये हो गया -1 प्लस 5b, तो ये हो गया b बराबर 1। b क्या था, b है तुम्हारा h, तो h बराबर 1 आ रहा है, h का पावर 1 है, h का पावर 1 कैसे आ रहा है, तो ऑप्शन ही नहीं है। -2 पावर -1, ओ यहाँ मैंने h में t का पावर -1 लेंगे ना, तो t का पावर -1 लेंगे तो यहाँ b आ जाएगा, यहाँ b आ जाएगा, यहाँ b आ जाएगा, तो सॉरी, यहाँ पे 3b हो गया, यहाँ पे 2b, तो इसको फिर से करना होगा। तो ये हो गया 2b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू हाफ आएगा, ठीक है। b इज इक्वल टू हाफ मतलब h हाफ, h हाफ, h हाफ, h हाफ, तो ये फोर्थ ऑप्शन कट गया, h माइनस हाफ आ रहा है। अब अगर h हाफ आ रहा है तो a भी हाफ ही आएगा, ठीक है। अब a भी हाफ, तो a क्या है तुम्हारा, g का पावर भी हाफ, g का पावर भी हाफ, तो ये कट गया। अब हमको c पता करना है, तो c क्या आएगा, तो 1 माइनस 5/2 इज इक्वल टू c, 2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू c, तो -3/2 आ रहा है c, ठीक है। तो ये तो +3/2 है, -3/2 फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो ये कौन सा 34, ये हो गया 35, ये क्या कर रहा है, ओ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि देखो जैसे कि टाइम पीरियड इतना दिया हुआ है, तो अगर हमको क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन जी, तो पहले जी के टर्मिनोलॉजी में इसको कन्वर्ट कर लो। तो अगर जी के टर्मिनोलॉजी में कन्वर्ट करेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई और स्क्वायर इंटू एल बाई जी।
तो g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई टी स्क्वायर। ठीक है, ये तुम इसका टर्मिनोलॉजी में कन्वर्ट कर लिए। अब अब तुम कोई 4 पाई स्क्वायर को तो तुम इग्नोर कर दो सीधा सीधा। तो अब परसेंटेज एरर बोला है तो डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू बाहर से 100 से इंटू कर दो, बस हो गया। तो डेल्टा एल कितना दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, तो डेल्टा एल अगर 1 मिलीमीटर दिया हुआ है तो 1 मिलीमीटर में एक मिलीमीटर में कितना होता है, एक मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। तो ये हो गया 10/100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी कितना देगा 0.1, 2 सेकेंड है लेकिन 100 ऑसिलेशन के लिए 200। तो ये हो गया 100, 100 और 100 हो गया, तो 100 इंटू 100, ये ऐसे क्यों हो गया, इंटू 100, तो 0.100 कट गया। ये 100 और ये 100 कट गया। 1 सेंटीमीटर में, अच्छा नहीं सॉरी, ये मैंने गलत यूनिट ही लिख दिया था। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे 1/1000 होगा। तभी मुझे लग रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/10 बचा और प्लस 1/0.1 बचा और डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 तो था ही, और ये 100 में यहाँ से ले लिया और ये दोनों 100 को ले लिया बाहर, तो 100 कट गया, 0.1 0.1 0.2% बचा। ठीक है, ये 36 नंबर क्वेश्चन। अच्छा ये तो ईएम वेव्स में आता है। ठीक है, ईएम वेव्स में फॉर्मूला पढ़ोगे कि ये जो होता है ना वो वेलोसिटी या फिर स्पीड के बराबर होता है, सी के बराबर होता है। वैक्यूम में यहाँ पे यू नॉट है ना, तो ये सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट इंटू ई नॉट हो जाएगा। लेकिन अगर वी होता तो अंडर रूट म्यू आर इंटू ई आर हो जाता। ये ईएम वेव्स में आता है ये दोनों फॉर्मूला। ठीक है, 37 नंबर क्या बोला, ये देखो मैग्नेटिज्म में आएगा, मैग्नेटिज्म में ओ ई बाई बी बोला है। अच्छा तो इसको ऐसे कर लो ना, ई इज इक्वल टू बी क्रॉस वी होता है मैग्नेटिज्म। लेंज लॉ बोलते हैं शायद इसको, हाँ लेंज लॉ बोलते हैं। तो जब ई बाई बी हो जाएगा जो कि हो जाएगा आपका वी के बराबर, तो वेलोसिटी के बराबर कहाँ आ रहा है, यहाँ तो आ नहीं रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है। ठीक है, 38। ठीक है, अब ये जो है सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 5, तो ये तो होगा नहीं। अब ये ट्रेलिंग जीरो तो लेते नहीं है, यहाँ पे एक बचा 1, तो 5 1, तो ये बच घट गया 5 1 5। अब ये बताओ यहाँ पे तो 2 है, इसको काउंट मत क्या करो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में ना, सिग्निफिकेंट फिगर में अगर a इंटू 10 का पावर b है तो ये इसको काउंट नहीं करना, इसको काउंट नहीं करना। पीछे भी एक रेस का क्वेश्चन था एसएफ के लिए, उसमें हम लोगों ने काउंट नहीं किया था। तो ये हो गया a का वैल्यू 2 है तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया 5 1 2। ठीक है, अब ये 39 नंबर क्वेश्चन, इन द टर्म ऑफ सिग्निफिकेंट डिवाइड करना, तो बताओ 97.52 डिवाइडेड बाई 2.54, यहाँ का एसएफ कितना 4, यहाँ पे एसएफ कितना 3, लेसर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, लेसर नंबर ऑफ एसएफ, लेसर नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट किस में देखते थे, लेसर नंबर ऑफ एसएफ फॉर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो बताओ लेसर नंबर ऑफ कितना है ये, एसएफ यहाँ पे 3 है ना, तो एसएफ जब 3 है तो 3 एसएफ वाला तो पहला ऑप्शन ही होगा। अब ये देखो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ के बोला, तो जो भी x और जो भी t का पावर हो ना उसको लो, तो जैसे कि x का पावर 1 है तो l t माइनस 4, सब t4। ठीक है, तो ये हो गया l1 t माइनस 4। ठीक है, l1 t माइनस 4 ऑप्शन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन नंबर है 40।
ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, कभी कभी नहीं आता समझ की क्या करें। ये हो गया 41। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। तो साइन 2 पाई साई टी इज इक्वल टू लैम्डा, देखो तो यहाँ पर जो 2 पाई सी टी बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये तो 2 पाई को तो इग्नोर कर दो, तो सी टी बराबर लैम्डा हो गया डायमेंशन। हाँ, तो द यूनिट मतलब डायमेंशन ऑफ सी टी इज सेम एज दैट ऑफ लैम्डा, सही है। द लैम्डा ऑफ एक्स इज सेम, हाँ यहाँ पे भी देखो सेम चीज है, 2 पाई को इग्नोर कर दोगे तो एक्स इज सेम एज इक्वल द यूनिट ऑफ 2 पाई बाई सी लैम्डा इज इक्वल टू एक्स बाई टी। हो यहाँ पे टी है, तो इस टी को यहाँ पे भेज दिया गया, तो सेम ही ना रहेगा। ठीक है, सी बाई लैम्डा सेम ही रहेगा, और यहाँ पे एक्स बाई लैम्डा टी सेम ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, समझ रहे होगे ना, ये तो सेम ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। द यूनिट ऑफ सी बाई लैम्डा और एक्स बाई लैम्डा इट्स सेम। सी बाई लैम्डा हो जाएगा एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई एल, एल एल टी माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ एल बाई एल हो जाएगा, यहाँ डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो ये फोर्थ ही है ना, यही गलत है। अगर ये नहीं आ रहा समझ तो देखो सी बाई लैम्डा ये कितना हो जाएगा एल टी माइनस वन। ठीक है, ये वाला, अब ये वाला अगर कैलकुलेट करें तो एल एल टी 2 पाई एक्स बाई लैम्डा 2 पाई सी एल टी। हाँ ठीक है, तो सी बाई लैम्डा है ना, तो एल एल टी ये दोनों तो कट गया, तो टी माइनस वन बचा ना बस, और यहाँ भी एल एल कट गया तो टी माइनस वन बचा से, तो डायमेंशन सेम, तो इसलिए सही है 42। ठीक है, 42 में क्या है, ओ ये क्वेश्चन तो पीछे ही आ चुका है, देखो वही चीज बोला है। यहाँ पे डेल्टा टी दे दिया 0.1, टी दे दिया तुमको 20 सेकेंड, तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 कर दो, तो डेल्टा टी कितना है 0.1/20 इंटू 100, ये हो गया 5, ये हो गया 0.5%। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 42। 43 ये क्या कह रहा है, लेंथ वेलोसिटी एंड फोर्स आर डबल, तो यूनिट ऑफ टाइम इज डबल। तो टाइम को क्या लिखोगे, टाइम को लिखोगे टाइम को लिखेंगे जैसे कि v इज इक्वल टू एल टी लिखेंगे ना, तो v बाई एल लिखेंगे टाइम। ठीक है, ये लिख दिया टाइम को। तो अब अगर तुम v को भी दुगना कर दोगे और लेंथ को भी दुगना कर दोगे और टाइम में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, टाइम नॉट चेंजेस, तो ये तो गलत हो गया। अब वैसे ही मास को लिखोगे तो मास को क्या लिख सकते हैं, फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू वी बाई टी, तो वी बाई टी लिखोगे तो वी बाई टी लिखोगे तो मास को लिखेंगे टी बाई, तो एम इज इक्वल टू टी बाई वी। ठीक है, एम इज इक्वल टू टी बाई वी, तो अगर वी को दुगना कर देंगे तो एम, अगर v को दुगना कर देंगे तो m तो डबल होगा नहीं, m तो डिक्रीज हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, m हाफ हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब अगर मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है ना, ये कुछ गलत हो रहा है। मास को अगर सब्सटीट्यूट करना है तो मास को अगर सब्सटीट्यूट करना है तो फोर्स लिख दो, फोर्स हो गया m इंटू वी बाई टी डिवाइडेड बाई v कर दो। हाँ, अगर मास को लिखना है तो ऐसे ही लिखो ना, तो डिवाइडेड बाई v कर दो, v बाई टी डिवाइडेड बाई टी। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो यहाँ पे हो रहा है लोचा, अगर फोर्स को लिखना है तो ये क्यों करना, फोर्स को अगर लिखना है तो फिर तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना, मास के में टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अगर फोर्स को ये लिखो इंटू टी डिवाइडेड बाई वी, तो एम इंटू वी इंटू टी डिवाइडेड बाई एम इंटू वी डिवाइडेड बाई वी बाई टी एम इंटू ए हो गया और वी हो गया। हाँ तो देखो सब कर लिया, तो मास को ये मत लिखो, सॉरी मास को ये लिखो, मास का ये फॉर्मूला डिराइव कर लो, मास
का जो फॉर्मूला होगा m इज इक्वल टू एफ इंटू टी डिवाइडेड बाई वी, ये फॉर्मूला कर लो। तो जब तुम यहाँ पे फोर्स भी डबल हो रहा है, वेलोसिटी भी डबल हो रहा है, तो मास भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मोमेंटम में आ जाएगा तो मोमेंटम में मास तो चेंज हो नहीं रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी डबल हो जाएगा, तो मोमेंटम भी डबल हो जाएगा, 2p हो जाएगा। वैसे ही अगर एनर्जी में करोगे तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू एफ इंटू एल। अब एफ भी डबल हो रहा है, 2f हो जा रहा है, और लेंथ भी डबल हो रहा है, तो 4fl हो जाएगा। यहाँ पे भी डबल नहीं होगा, यहाँ पे क्वाड्रुपल्ड होगा, ठीक है। तो क्लियर होगा 43 का 3। अब ये 43 हो गया, ये 44 हो गया, ये 45 हो गया, बस नहीं है। हाँ देखो 45 क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अब f इज इक्वल टू ए और d बाई बी बोला है, तो देखो b x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, और dt इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू 1 बाई टी। तो d हो गया 1 बाई टी और b हो गया 1 बाई एक्स, तो ये हो गया x बाई टी, x बाई टी हो गया L1 t का पावर माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। अब ये 45 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर मास। तो मास के लिए डायमेंशन फॉर्मूला बोला है, तो एनर्जी के लिए एनर्जी हो गया ए, वेलोसिटी हो गया बी, और फोर्स हो गया सी। तो अब मास के लिए लिखना है, तो मास के लिए लिख लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 L2 t माइनस 2 का पावर ए, LT माइनस 1 का पावर बी, और m1 L2 t माइनस 2 का पावर सी। तो 1 इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो ए माइनस सी, फिर लेंथ भी कंफ्यूज हो जाएगा। ओ तो ऐसे मत करो, ये लेंथी हो जाएगा, ये लेंथी हो जाएगा। इससे बढ़िया है ना ऑप्शन से कर लो। अब देखो जैसे कि ऑप्शन से हमको यहाँ से मास लाना है, तो ई इंटू वी स्क्वायर से मास लाना है। तो बताओ अब ई का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ऑप्शन ई इंटू वी स्क्वायर से मास लाना है तुमको, तो देखो ई, ई हो गया तुम्हारा देखो जैसे कि इसका डायमेंशन लिख लो ई का, तो ई का डायमेंशन लिखोगे तो क्या आएगा एम, देखो जैसे कि ई का डायमेंशन लिखोगे तो m1 L2 t माइनस 2 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई इंटू इंटू एल स्क्वायर टी माइनस 2 हो जाएगा, तो ये तो कभी नहीं होगा, ठीक है। अब ये देख लो m1 L2 t माइनस 2 डिवाइडेड बाई v का पावर L2 t माइनस 2, क्योंकि माइनस 2 है, ठीक है। तो L2 t माइनस 2, देखो यहाँ से सीधा मास आ गया, तो ये आप तुम्हारा सेकंड ऑप्शन हो गया। समझ में आया? यहाँ से देखो मास नहीं आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, ई इंटू वी स्क्वायर से क्या आ रहा है m1 L2 t माइनस 2 इंटू L2। जब भी लेंदी होने लगे ना, सीधा इसी से कर लिया करो, ऑप्शन से। तो ऑप्शन से कम फर्स्ट फर्स्ट मिलेगा, नहीं तो पहले फोर्थ चेक कर लिया करो, नहीं तो फर्स्ट पहले फर्स्ट चेक कर ले लो, फिर फोर्थ, फिर सेकंड और थर्ड करो, क्योंकि एग्जामिनर अगर टाइम वेस्ट कराना चाहेगा तो वो फोर्थ ही देगा ना। अगर वो इस तरह से लेंदी प्रॉब्लम बना रहा है तो वो फोर्थ ही देगा, ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन। तो जब फोर्थ दे रहा है या फिर फर्स्ट और फोर्थ चेक कर लिए तो फिर सेकंड और थर्ड में उतना गिल्ट नहीं होगा, लेकिन अगर हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब चेक करेंगे तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो यहीं तक था, आज 45 क्वेश्चंस हो गए। थैंक यू सो मच, फॉलो कर लेना और यूट्यूब प्लीज सब्सक्राइब कर लेना।